बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बड़ा बायपोलर सा वेदर है जी, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कल सुबह कहा कि जी बारिश के बाद मौसम ज़रा खुनकी हो गई है, सर्दी वाली जो फीलिंग है वो आना शुरू हो गई है। अब कल से इतनी सख्त तेज़ जो कह लें ना कड़ाकेदार धूप है जो कि परेशान कर रही है, लेकिन ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ट्रांजिशन हो वेदर में तो बेहतर है, वरना एकदम से जो वेदर चेंज होता है ना वो भी आपको समहाउ परेशान कर देता है जी। उसके साथ साथ जी आज प्रोग्राम के आगाज़ में हमने एक डेवलपमेंट पे बात करनी है। इजराइल और हमास के हवाले से अमेरिका की जो सालिसी में तय पाने वाला जो मुजव्वज़ा है गज़ा अमन मुआहिदा, जिसे हम पीस प्लान कह रहे हैं, उसके पहले मरहले की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी गई है, जिसका मकसद यही है कि जंग के खात्मे और इंसानी बहरान का हल निकालना है। अमरीकी सदर जो है डोनाल्ड ट्रंप जी, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर अपने एक पैगाम में इस पेशरफ्त का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मुआहदे के तहत तमाम यरगमालियों की जल्द रिहाई मुमकिन बनाई जाएगी, जबकि इजरायली अफवाज मुत्तफ़िका हदूद के मुताबिक गज़ा से मरहलावार इनखला करेंगी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जी इस पेशरफ्त को अमन के जो एक तवील सफ़र है उसकी पहली बड़ी जीत करार दिया और कहा कि इस अमल में शामिल तमाम जो फ़रीक़ैन हैं उनके साथ इंसाफ पर मबनी सलूक किया जाएगा। साथ साथ जी उन्होंने इस तारीख़ी लम्हे में जो सालिसी का किरदार अदा करने वाले जो कतर है, मिस्र है, टर्की है, इनका खुसूसी शुक्रिया अदा किया। और ज़राए के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि गज़ा में जंग बंदी का बाकायदा ऐलान आज मुतवक्के है, एक्सपेक्टेड है, जिसकी तफसीलात आइंदा चंद रोज़ में सामने लाई जाएंगी। दूसरी जानिब जी कतरी वज़ारत ख़ारजा ने भी इसकी तस्दीक की और मुआहदे के पहले मरहले पर उन्होंने कहा है कि इत्तफ़ाक़ हो चुका है। और इस पेशरफ्त के बाद जो इजरायली वज़ीर आज़म हैं नेतन्याहू, उन्होंने एक मुख्तसर बयान भी कहा कि जी हम अपने तमाम तर शहरियों को महफूज वापस लाने के लिए पुरज़्म है। ये मुआहदा हमारे यरगमालियों की वापसी की जानिब पहला कदम है। सो ये डेवलपमेंट थी, तो मैंने सोचा सुबह सुबह आपके साथ शेयर की जाए। और इसके साथ साथ ये कुछ मनाजिर आप फ़लस्तीन के देख रहे हैं, गज़ा के देख रहे हैं, जहाँ पे फ़लस्तीनी जो हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो जंग बंदी का मामला है उसका अभी जो बाज़ाब्ता ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन उसमें जो एक्सपेक्टेड सूरत हाल थी उसमें जी ये कुछ विजुअल्स रात गए आए हैं। तो हमने सोचा आगाज़ अल्लाह करे कि ये जो डेवलपमेंट हुई है इस पीस प्लान के हवाले से, इस पे जो अमल दरामद है वो सस्टेनेबल हो, क्योंकि माजी में भी ऐसे कुछ हमने जंग बंदी के ऐलानात देखे हैं जिनका कुछ खातिर खा नतीजा या हासिल वसूल नहीं हुआ। लेकिन अल्लाह करे कि फ़लस्तीनियों की मुश्किल आसान हो जी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब आपकी मुलाकात एक ऐसे यंगस्टर से करवाते हैं, क्योंकि हमारी जब यूथ की बात करते हैं तो किसी मस्बत डायरेक्शन में मुत्तहिद हो जाएँ तो पूरा सिस्टम बदल सकता है। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं इनसे। इसी जज्बे को जी अमली शक्ल देते हुए हमाद फाउंडेशन एक ऐसी फलाही तंजीम है जो पिछले 9 साल से जो ट्रांसफॉर्मिंग पाकिस्तान बाय 2050 के विजन के तहत काम कर रही है। और हालिया दिनों में जी कराची के साहिल पर एक मुनक्किद की गई बीच क्लीनअप ड्राइव और इस अज़्म की एक रोशन मिसाल समहा है, जिसमें 600 से 700 से ज़ायद रज़ाकारों ने नौजवानों ने हिस्सा लिया। इनका मकसद यही था कि साहिल को साफ़ नहीं करना बल्कि माशरे में ये अवेयरनेस भी देनी है कि तब्दीली महज नारों से नहीं आती, आपको कुछ इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, कुछ अमल करके दिखाना पड़ता है। हमाद फाउंडेशन के हवाले से अगर बात करें तो हमाद फाउंडेशन जी 2015 में स्टार्ट हुई थी और गुर्बत के ख़ात्मे के हवाले से इन्होंने काम शुरू किया था। लेकिन जल्दी ये एहसास हुआ कि पाकिस्तान की तरक्की का असल जो मकसद है वो सिर्फ मौशी मसाइल का हल नहीं है बल्कि अवेयरनेस की भी कमी है। सो समहाउ ये बीच क्लीनअप ड्राइव जो है बहुत हेल्पफुल भी होगी, बिकॉज कराची के हवाले से और साहिल समंदर के हवाले से जब हम देखते हैं तो एक बड़ा बुरा हाल है। ये आप विजुअल्स जो देख रहे हैं ये पहले के हैं और अगर इसमें यंगस्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव एज वेल। हाँ, हम हमाद तनवीर जो कि इस फाउंडेशन के चेयरमैन हैं उनको भी खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच हमाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपकी जानिब आने से पहले मैं ज़रा अपने कॉरेस्पॉन्डेंट मुजम्मिल फ़िरोज़ी से बात कर लूँगी। मुजम्मिल फ़िरोज़ी भी चूँकि हमें कराची से ज्वाइन करें। मुजम्मिल, आपका भी बहुत शुक्रिया। हम जिस बीच क्लीनअप ड्राइव का जिक्र कर रहे हैं, हमें ज़रा सूरत हाल बताएं, क्योंकि ज़ाहिर है प्लास्टिक वेस्ट हो, ये जो माहौलियाती आलूदगी है ये समहाउ हमारे कराची के साले समंदर पे बड़ी ज़्यादा है और इस पे काम करने के हवाले से बहुत दफ़ा बात हुई है। लेकिन अब जो ड्राइव भी शुरू हुई है और इसके अलावा भी क्या कराची के शहरियों को अवेयरनेस आई है इस हवाले से?
वेरी गुड मॉर्निंग उर्मिला। बिल्कुल हम गाहे बगाहे इस पर बात करते रहते हैं। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि जो ट्री कटिंग है वो कराची में बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोर से जारी है, जबकि ट्री प्लांटेशन भी हो रही है। जो लियारी नदी थी और जो मली नदी उसके इर्द गिर्द पौधे लगाए गए। आज जो हम आपको बता रहे हैं सी व्यू पर, सी व्यू का मसला ये है कि देखिए पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि जो साहिल समंदर है उससे कमर्शियल एक्टिविटी जो है उससे बहुत दूर होती हैं। कोई भी टक शॉप, कोई भी रेस्टोरेंट जो है वो साहिल समंदर पर नहीं होता। हम दुनिया के किसी बीच पे भी चले जाएं, मगर शहर कराची की बदकिस्मती है कि यहाँ पर तमाम कमर्शियल दुकानें जो है बिल्कुल समंदर, लबे समंदर हैं। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ मेरे पीछे भी ट्रक शॉप है। और अब सबसे बड़ा अलमिया ये कि यहाँ पे नाले बनाकर जो है बरसाती पानी के नाम पर वो नाले बनाए गए थे। मेरे अकब में भी छोटा नाला है जो यहाँ से गुजर रहा है। अगर मेरे कैमरे में इस वक्त दिखाई, ये बनाया तो इसलिए गया था कि डिफेंस में जो समंदर का पानी, बारिश का पानी आता है उसको निकालना है। मगर अब हम देख रहे हैं कि उसी नाले से जो है वो सैवरिश का पानी भी यहाँ पर इस समंदर में जा रहा है, जो कि इंतहाई नुकसानदेह है। इस तरह अगर मैं आपको दिखाऊं कि देखिए इस समंदर में पूरा दूर तक देखें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इस पट्टी पर जगह जगह पर जो है वो काम हो रहा है, जिसकी वजह से समंदरी आलूदगी में इजाफा भी हो रहा है और लोगों की जो आमदोरफ्त है वो बढ़ती जा रही है। इसकी क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो गई है यहाँ पर। अगर मेरे अकब में दूर तक देखें आप, वो समंदर कितना पीछे चला गया। अगर कैमरा मैन अशफाक आपको दिखा रहे हैं कि वो दूर किनारे पर जो है वो देखिए दुकानें बनी हुई हैं, वो ठेले वाले खड़े हुए, वहीं पर लोग चीज़ें खाते हैं, वहीं पर फेंकते हैं। हम मुतादिद बार देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर क्लीन अप ड्राइव होती हैं यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से, कॉलेजेस की जानिब से, निजी NGOs की जानिब से। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कराची का समंदर जो साहिल है वो इस तरह से साफ़ नहीं होता जिस तरह दुनिया के दूसरे साहिलों के समंदर बिल्कुल साफ़ होते हैं। उसकी वजह ये कि बिल्कुल आगाही की कमी है। लोग, हमने लास्ट टाइम हमने प्रोग्राम किया था, हमने आपको दिखाया था कि लोग वहीं पे खा रहे हैं चिप्स और पैकेट वहीं पे फेंक रहे हैं। जबकि हमारी बच्चों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि हमें बताया तो जाता लेकिन हम भूल जाते हैं। तो जब तक यहाँ पे कोई सख्त कानून लागू नहीं होगा उस वक्त तक जो है हम नहीं समझ सकते कि ये जो हमारा बीच है इसको हम बचा सकते हैं या इसको हम साफ़ सुथरा रख सकते हैं। अभी भी हम जब सुबह यहाँ पहुँचे तो अभी लोगों की तादाद कम है। जैसे जैसे शाम बढ़ेगी तो लोगों की तादाद ज़्यादा यहाँ पहुँचती है, तो वो जो है वो जो कचरा है वो लोग यहीं पर डालते हैं। और अगर हम देखें तो डस्टबिन लगे हुए हैं यहाँ पर। डस्टबिन जो है जहाँ हम खड़े हुए यहाँ पर है, मगर जो एक्टिविटी है बहुत दूर हो रही है, तो लोग ऑफकोर्स वहीं पे खाएंगे। कुछ लोग बाशऊर शहरी ऐसे आते हैं जो अपने शॉपर में अपना जी ठीक है मुजम्मिल, थैंक यू वेरी मच। जो आप बता रहे हैं यू आर सो राइट कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों को अवेयरनेस खुद से भी होनी चाहिए कि अगर डस्टबिन दूर भी हैं कोई बात नहीं, आप अपने साथ कोई बैग कैरी कर लें, उसमें आप अपना जो भी रैपर्स वगैरह है उसको डालें और जब जाने लगें तो आप उस डस्टबिन में डिस्पोज ऑफ कर दें। कमर्शियल एक्टिविटी होना एक गलत बात नहीं है समहाउ। थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद थे। हमारे साथ कमर्शियल एक्टिविटी होना कोई बुरी बात नहीं है। हर जगह पर बीचेस के साइट पे इंटरनेशनली भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, उन्होंने रेस्टोरेंट्स बनाए होते हैं, सब हो रहा होता है, लेकिन ये अवेयरनेस का मामला भी है और रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने का मामला भी है। हमें थोड़ा सा बताइएगा कि आप अपनी फाउंडेशन के हवाले से, मैंने तो ब्रीफ सा इंट्रो तो दिया है लेकिन आप हमें बेहतर तौर पे बता सकते हैं कि किस तहत आप लोग काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपने मुझे इनवाइट किया इस शो के अंदर। हमारी फाउंडेशन 2015 में इस्टेब्लिश हुई थी एज एन ओ लेवल स्टूडेंट। मैंने ये सोचा था कि पाकिस्तान में हर बंदा मसाइल का हल तो बताता है, बट कोई भी ये नहीं बताता कि इसका सोल्यूशन एग्जैक्टली है क्या। बिल्कुल सबसे पहले जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने सोचा पाकिस्तान में गुर्बत का मसला है, एजुकेशन का मसला है, अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है, ये सारे मसले हमें नज़र तो आते हैं, इन्फ्लेशन का मसला है, बट कोई भी उस मसले पे बात नहीं करता कि हमारे लोगों के अंदर एक अवेयरनेस की भी बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से सारे मसाइल को हम लोग समझ लें जन्म देते हैं। तो सबसे पहले हमने जो काम करना है वो अवेयरनेस के ऊपर करना है, क्योंकि अगर हमारे पास अवेयरनेस नहीं होगी तो हम उन मसाइल का सोल्यूशन ढूंढ ही नहीं पाएंगे। 2015 से आज हमें 2025 हो चुके हैं, हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। हमारा मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, रोटी बैंक है,
हमारे स्कूल्स चल रहे हैं, हमारे स्किल सेंटर्स हैं, हम लोग मेडिकल कैंप्स कर रहे हैं, इस तरह की बीच क्लीन अप ड्राइव्स हम लोग करते हैं। प्लास्टिक का यूज़ हम लोग कम करने पे स्कूल्स में जा जाके सेशंस दे रहे हैं। क्लाइमेट चेंज पे हम लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक ऐसा मसला है जिस पे कोई बात नहीं करता। ये जो हमने रिसेंटली अभी एक बीच क्लीन अप भी की है, ये सारी क्लाइमेट चेंज, हमारी जो मरीन लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही है उससे कनेक्टेड है। तो हमने ये सोचा, देखें ये 700 लोग जो आए थे, ये कितना ही कोई बीच क्लीन अप कर लेते 3 4 5 घंटे के अंदर, लेकिन ये सिर्फ एक अवेयरनेस के लिए था कि नेक्स्ट टाइम जब वो बीच आए या वो रोड पर भी हो तो वो कचरा फेंकते हुए 100 दफा सोचें, यार हमने एक बहुत बड़ी बीच क्लीन अप में हिस्सा लिया था, तो क्या हमें इस तरह कचरा फेंकना चाहिए। और बिल्कुल कमर्शियल एक्टिविटी हर जगह होती है, पूरी दुनिया में होती है, बट उसको एक करने का एक तरीका होता है, प्रॉपर एक वे आउट होता है कि किस तरह उसको हम कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ों को हमने जहन में रखना पड़ेगा बिफोर टेकिंग एनी स्टेप। सो ये अवेयरनेस की हमारे लोगों में बहुत ज़्यादा कमी है, और ये अवेयरनेस स्टार्ट होगी आपके स्कूल लेवल पे, क्योंकि आप बड़ों को इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं दे सकते जो कि आप बच्चों को सिखा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, स्कूल लेवल पे स्टार्ट करना होगा। अच्छा हमारा मुझे ये भी बताइएगा, ज़ाहिर है आप लोगों ने एक्टिविटी की, इसमें बहुत सारे वॉल्टियर्स भी थे, लोग भी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। कैसे आप लोगों ने इतने सारी बड़ी तादाद में लोगों को गैदर किया? क्या ये आपके सोशल सर्कल में से थे, या आप लोगों ने कैंपेन की कि लोग पार्टिसिपेट करें इस क्लीन ड्राइव में, और लोगों ने दे शोड आप इस हवाले से भी बताएं। एंड सेकेंडली, अब ज़ाहिर है जो प्लास्टिक वेस्ट आप लोगों ने इकट्ठा किया है, इसको रिसाइकल होता है, या आपने इस सारे कचरे के साथ क्या किया? आपने इसको किसी प्लांट में भेजा, क्या इसका आगे मामला किया आपने? तो देखें, ये जो जितने भी हमारे पास वॉलंटियर्स आए थे, ये सारे वॉलंटियर्स थे, हमने किसी को कोई पैसे नहीं दिए कि आप आए हमारी बीच क्लीन अप ज्वाइन करें। ये सारे वॉलंटियर्स खुद अपनी मर्जी से आए थे, क्योंकि ये अपने मुल्क को एक अच्छा मुल्क देखना चाहते हैं। हमारी सोशल मीडिया टीम, ऑपरेशंस टीम, हमारे जो अपने इंटरनल जनरल बॉडी के लोग थे, हमारे जो स्कूल लेवल की सतह पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, उन सब ने लोगों को मोटिवेट किया कि सुबह संडे के दिन 8 बजे अपने घर से निकलें और इस मुल्क के लिए निकलें और बीच क्लीन अप करने के लिए निकलें। तो ये सारे लोग वॉलंटरली आए थे, और हमने लोगों को मोटिवेट किया कि जितना ये मुल्क हमारा है उतना आपका भी है। तो इसमें जो मोस्टली जो लोग थे, मोस्टली जो वॉलंटियर्स थे, वो सारे जेनजी थे, और वो अपनी मर्जी से आए थे। और अच्छी चीज़ ये थी कि इसमें फैमिलीज के साथ लोग आए थे, अपनी फैमिलीज के साथ, बच्चे भी थे उसमें, बूढ़े लोग भी थे, लेकिन मोस्टली जो इसमें थे वो सारे जेनजी थे। और उन्होंने एक तरह से इस चीज़ को सेलिब्रेट किया है कि पाकिस्तान में, कराची में कोई ऐसा है जो कि इस बीच को, इस मुल्क को अच्छा देखना चाहता है। और जहाँ तक रही बात कि हमने ये जो इतना गार्बेज कलेक्ट किया उसका क्या किया, तो हमने ये सारा गार्बेज जाके सीबीसी के पास जमा करवाया, उनकी गाड़ियाँ आई और उन्होंने ये सारा, जिस तरह इसको डिस्पोज ऑफ होना चाहिए उसी तरह इनकी गाड़ियों ने, सीबीसी ने इसमें हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट किया, और वो सारा गार्बेज इन्होंने उठा के इसको सही जगह डिस्पोज ऑफ की। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हमाद, मुझे ये बताएं, आप लोग अवेयरनेस के हवाले से तो काम कर रहे हैं, जब आपकी फाउंडेशन की बुनियाद भी आपने बताया कि रखी गई, तो आप लोगों का जो मोटो था वो डिफरेंट था, और अब आप लोगों ने इसको साथ साथ अवेयरनेस के तहत भी लेके चल रहे हैं। आगे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी अवेयरनेस पे आप काम करें? ये तो एक क्लीन अप ड्राइव है, लेकिन इसके अलावा भी आप, और कितने मेंबर्स हैं आपकी इस फाउंडेशन या ऑर्गेनाइजेशन के? देखिए, हमारे जब हमने ये स्टार्ट किया था तो सिर्फ 7 मेंबर्स थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एवरी स्कूल, एवरी यूनिवर्सिटी, एवरी कॉलेज के अंदर हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स बना दिए हैं जो लोगों को मोटिवेट करते हैं। हम डिफरेंट स्कूल्स में जाते हैं फॉर अवेयरनेस सेशन। हमारे जो परमानेंट प्रोजेक्ट्स मैंने बताया वो चल रहे हैं, और हमारा हर प्रोजेक्ट एक तरह से यूनिक है। आप देखें, अगर हमारा जो मेडिकल कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे 50 रुपए के अंदर हर सफ़ेद पोश आदमी को इलाज की सहूलत मुहैया की जाती है, वो सिर्फ 50 रुपए नाम के होते हैं कि किसी की इज्जत नफ्स मजरू ना हो। फिर हमारा जो रोटी बैंक है, वहाँ 10 रुपए में रोटी दी जाती है ताकि किसी की इज्जत नफ्स मजरू ना हो। ये वही रोटी है जो मार्केट में 25-30 रुपए की है। फिर हमारे जो स्कूल्स हैं वो फ्री हैं। जो हमारे वुमेन रोजगार सेंटर है उसमें सिर्फ सर्टिफिकेशन की फीस है, बहुत नॉमिनल सी है, अगेन कि किसी को ये ना लगे कि हमें फ्री में पढ़ाया जा रहा है। और इसी तरह हमारे जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो कुछ ना कुछ उसमें यूनिक चीज़ है। और इसके अलावा जो हमारे मेंबर्स हैं उन्होंने हमें बड़ा
2015 में जब हमने स्टार्ट किया था सिर्फ 7 मेंबर्स थे, लेकिन जैसे जैसे हमारी फाउंडेशन आगे बढ़ती गई, हमारे मेंबर्स बढ़ते गए और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान की बहुत सारे शहरों में मेंबर्स हैं। और जो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटीज़ का मैं आपको बताऊं तो उसके अंदर इस मंथ हम लोग एक फायर सेफ्टी, रेस्क्यू, फर्स्ट एड से एक सेशन करवाने वाले हैं कि जो मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट को ये आना चाहिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा वाक़या आ सकता है जहाँ आपको आग बुझाने की ज़रूरत पड़े, जहाँ आपको फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़े, जहाँ आपको रेस्क्यू की ज़रूरत पड़े। क्योंकि कराची जैसे शहर में जब आप रहते हैं तो ये चीज़ें बड़ी कॉमन हैं। बजाय इसके कि हम मोबाइल निकाल के उस सिचुएशन की वीडियो बनाने लगे, हमारे लिए ज़्यादा अच्छा ये है कि हम उसको जब तक एम्बुलेंस नहीं आ रही, ट्रैफिक में फंसी हुई है या फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आ रही, तो हमारा एज अ रिप्रेजेंटेटिव उस जब हम रोड पे हैं या घर में हैं या ऑफिस में कहीं भी हैं, तो हमारा एग्जैक्टली रोल होना क्या चाहिए, तो ये ब्रीफ हम ट्रेनिंग देंगे। और ये गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट सर्टिफाइड ट्रेनिंग होगी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद से उनको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड की जाएगी इसकी, और इस सर्टिफिकेट की बेस पे वो लोग कहीं भी जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस कोर्स की इतनी ज़्यादा वैल्यू है और अब तक कोई 1000+ लोग इसके लिए रजिस्टर कर चुके। बेहतरीन बेहतरीन, थैंक यू वेरी मच जमात, बहुत शुक्रिया आपका एंड आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। बड़ा अच्छा काम करें जी आप और आपकी फाउंडेशन, और आप जैसे यंगस्टर्स की बड़ी ज़रूरत है। ऑब्वियसली हम बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स जिसका भी हम आज जिक्र भी कर रहे थे, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हाईलाइट करना भी ज़रूरी है, जिसके हवाले से अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। अब आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान की सबसे कम उम्र तरीन इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैम्पियन आयशा अयाज से, जो कि ना सिर्फ एक उभरता हुआ सितारा है बल्कि यंगस्टर्स के लिए भी एक बड़ी काबिल फ़ख्र मिसाल है। खैबर पख्तूनख्वा के शहर सवात से जिनका ताल्लुक़ है, बड़ी बासलाहियत और यंग जो ये एथलीट हैं और इंटरनेशनल सतह के ऊपर कई बार मुल्क का नाम रोशन कर चुकी हैं। और हाल ही में इंडोनेशिया में होने वाली जो इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैम्पियनशिप है, इसमें उन्होंने एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीता है और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया। आयशा हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आयशा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आयशा। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने दोबारा से ये जो कामयाबी समेटी है। हमें ज़रा चैम्पियनशिप के हवाले से बताएं और अपने कंपटीशन के हवाले से भी, कैसा था? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी। इस इवेंट के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया था। इंडोनेशिया में जो इवेंट था, बहुत ज़्यादा मेहनत किया था इसके लिए। मेरे वालिद साहब, मेरे कोच ने भी मेरे साथ बहुत मेहनत की, तो ये बहुत टॉप इवेंट था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक बार फिर पाकिस्तान के लिए गोल्ड और सिल्वर मेडल अपने नाम किया। अच्छा, तो मुझे आयशा ये बताएं कि आप कब से ताइक्वांडो कर रही हैं और आपने जो जर्नी है कैसे शुरू हुआ, फिर आपका ताल्लुक़ सवात से है और आप ट्रेनिंग कहाँ पे करती हैं? थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के हवाले से बताएं हमें। जी, मैंने 3.5 साल से ताइक्वांडो शुरू किया था अपने वालिद के साथ। वो ख़ुद भी इंटरनेशनल प्लेयर और इंटरनेशनल कोच रह चुका है, तो मैं उनके साथ एकेडमी जाती थी। उनकी पहली बेटी थी तो जाती थी उनके साथ, तो वो भी करते थे, तो मैंने उससे सीखा और उससे उस वक्त से शुरू किया 3.5 साल से, और शौक़ पैदा हुआ। ज़बरदस्त। तो आपको फुल सपोर्ट मिली, चूँकि वो ख़ुद भी इंटरनेशनल प्लेयर थे और आपको भी उन्होंने जब सिखाया, तो फिर तो आपके लिए बड़ी अच्छी बात होगी कि आपको घर से सपोर्ट मिली सारी। जी बिल्कुल, मेरे वालिद साहब सपोर्ट करते हैं ना, तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। ज़बरदस्त। तो आयशा मुझे ये बताएं कि इंडोनेशिया में होने वाली ये जो चैम्पियनशिप है, इससे पहले आपने कहाँ पार्टिसिपेट किया है? इससे पहले मैंने फर्स्ट इवेंट जो है 8 साल से मैंने इंटरनेशनल शुरू किया है। दुबई गई थी, उसमें ब्राउन जीता था। फिर G2 दुबई दोबारा गई थी, उसमें गोल्ड जीता था। फिर थाईलैंड गई थी, उधर सिल्वर और गोल्ड जीता था। फिर थाईलैंड गई, फिर 2 ब्राउन और सिल्वर जीता। फिर मलेशिया गई, अभी पिछले महीने में मलेशिया गई, उधर भी मैंने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता। अभी इंडोनेशिया गई तो उधर भी गोल्ड और सिल्वर जीता। क्या बात है, ज़बरदस्त जी। ये तो बड़ी बैक टू बैक आपकी माशाल्लाह माशाल्लाह आयशा अचीवमेंट्स है। मुझे ये बताएं कि इस चैम्पियनशिप में आपने किसको हराया? कौन से कंट्री का प्लेयर आपके ऑपोजिट खेल रहा था? जापान, फिलिपाइन और इंडोनेशिया। लेकिन इंडोनेशिया का ऐसा फाइट था कि मुझे बहुत मज़ा आया उसके साथ, क्योंकि इंडोनेशिया के सारे टीम जो है ना, उनके ममालिक जो है वो अपने मुल्क के खिलाफ होकर पाकिस्तान के नारे लगा रहे थे कि पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। ज़बरदस्त। फिर तो आपका जोशो जज्बा और बढ़ गया होगा जब आपको वहाँ से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे होंगे।
जी जी, बहुत खुश हो रही थी। ज़बरदस्त। तो अच्छा, क्या मुश्किल फाइट थी या आसान थी? कैसे आपने जो कहते हैं ना सबकत ली अपने ओपोनेंट के ऊपर? नहीं, इंडोनेशिया वाली जो थी तो बहुत टफ फाइट थी, क्योंकि सारे हाल जो है वो बस मेरे फाइट ही देख रहे थे। तो ऊपर से मुझ पर टेंशन भी थी कि ऐसे ना हो कि मैं हार जाए, पाकिस्तान का झंडा नीचे आ जाए। और फिर मैंने कहा कि नहीं, इंशाल्लाह नहीं हारूंगी, जीत कर पाकिस्तान का नाम ऊपर करूंगी और इन लोगों को दिखाऊंगी कि पाकिस्तान पाकिस्तान होता है। बेशक पाकिस्तान पाकिस्तान होता है। तो आयशा, मुझे बताएं कि कभी आपने इंडियन प्लेयर को हराया किसी चैंपियनशिप ट्रॉफी या किसी भी ऐसे मुकाबले में? मैं इस इवेंट के लिए, आपको पता है क्यों आ रही थी? क्योंकि मुझे पता था कि यार इसमें इंडिया टीम आई है। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी इंडिया के साथ जब फाइट करती हूँ। तो मैं इस इरादे पे आई थी कि मेरे वेट में भी इंडिया है और मैं इस इवेंट में भी इंडिया का टीम है। तो मैं जब इधर आई तो मुझे तब पता चला कि इंडिया वाले जो, उनको पता चला कि आयशा अयाज भी पाकिस्तान से, पाकिस्तान टीम आ रही है, तो इंडिया ने वो जो कैंसिल किया, वो नहीं आए। तो मुझे इतना वो खफा हुआ मैं कि, क्योंकि मुझे इंडिया के साथ खेलना था ना। इंडिया ने हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जो किया है वो तो मैं कभी नहीं भूलूंगी। तो मैंने कहा मैं उनका बदला ज़रूर लूँगी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो नहीं आई थी। चलें, आपको देख के वैसे ही डर गए वो। अच्छा है नहीं खेले आप। आपने उनको वैसे ही बता दिया कि हमारा टेरर ही बहुत है इस मामले में, हम डरा देते हैं अच्छे खासे लोगों को। अच्छा आयशा, मुझे ये बताएं कि आगे क्या तैयारी करी है, कितना टाइम ट्रेनिंग करती हैं आप? मैं तो 2 घंटे ट्रेनिंग करती हूँ, लेकिन जब इंटरनेशनल इवेंट के लिए जाती हूँ तो फिर 4 घंटे करती हूँ। और आगे प्लानिंग जो है वो तो सबको पता है कि ओलंपिक है। इंशाल्लाह ओलंपिक में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतूंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप ज़रूर जीतेंगी और हमारी दुआएं और बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। अब आयशा, मुझे ये बताएं, पढ़ाई जो ट्रेनिंग है उसके बाद फिर आपको फिट रहने के लिए अपनी डाइट का भी बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, सारा चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। कैसे करती हैं ये सब मैनेज पढ़ाई के साथ अपने खेल को? मैं सुबह 5 बजे जब उठती हूँ, नमाज पढ़ के फिर स्कूल जाती हूँ। जब स्कूल से आती हूँ तो 2:30-3 बजे होते, फिर नमाज पढ़ के डायरेक्ट मदरसा जाती हूँ। फिर जब मदरसा से आती हूँ तो फिर नमाज पढ़ के डायरेक्ट एकेडमी जाती हूँ। और जब एकेडमी से आती हूँ तो फिर 10 बजे इस तरह होता है टाइम। तो फिर उसमें थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करती हूँ और फिर जब मेरे पापा के साथ थोड़ा सा गपशप लगाती हूँ तो रात के 2 बजे होते हैं। तो फिर सो जाती हूँ, फिर 5 बजे उठती हूँ। यही मेरा टाइम टेबल है। ज़बरदस्त, ये तो बड़ा मुश्किल टाइम टेबल है आयशा। आप माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं। अब मुझे बताएं, बहुत सारे आपके इलाके में भी यंग बच्चियाँ होंगी जो आपको देखती होंगी और आप इतना इंटरनेशनली जा रही हैं, खेल रही हैं, आप दोस्तें कैसा फील करती हैं, क्या कहती हैं? मुझे तो सबसे ज़्यादा फ़ख्र अपने बाबा पे है, क्योंकि उसने मुझे इस फील्ड में लाया है। क्योंकि लड़कियों को लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और उसने मुझे इस फील्ड में लाया। तो सबसे पहले तो मैं अपने वालिद साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ और फिर मैं अल्लाह ताला का, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे इस मकाम तक पहुँचाया है। और लड़कियां जब मुझे देखती तो कहती है कि आयशा आपने तो मज़े किए हैं, इधर जाती है उधर जाती है, ये बाहर मुल्क तो आपको ऐसा है जैसे आप डिस्ट्रिक्ट में जाती हूँ। मैंने कहा इस तरह नहीं है, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करती हूँ, आपको क्या पता कि मैं किस तरह मज़े करती हूँ। ये तो है आयशा। मुझे लगता है कि ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि समहाउ कि बड़ी मेहनत का काम है और आप जो अपना टाइम टेबल बता रही हैं इसमें आपने पढ़ना भी है, अपनी ट्रेनिंग भी करनी है, इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए भी तैयारी करना है। कोई काम आसानी से नहीं होता, हर काम बहुत मुश्किल होता है और आप तो माशाल्लाह यंग है और आपका काम वैसे ही बड़ा मुश्किल है। आप मुझे बताएं कि इस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए और अभी कोई ऐसा प्लेयर हो, ऐसे कंट्री का प्लेयर हो जिसको हराने की आपकी बड़ी ख्वाहिश हो कि मैंने इसके अगेंस्ट खेलना है और उसको हराना है? इंडिया था और अल्हम्दुलिल्लाह उनको बार बार हराया है, 2 बार उन इंडिया को हराया है। बस वही ख्वाहिश थी और वही पूरी की है मैंने। ज़बरदस्त। कुछ कहना चाहेंगी अपनी एज की बच्चियां जो आपको देख रही हैं, अगर वो इस तरह से ताइक्वांडो खेलना चाहती हैं, कुछ भी करना चाहती हैं ज़िंदगी में, क्या करें वो? बस उनके वालिदैन को खासकर मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि अपनी बच्चियों को सपोर्ट करें, क्योंकि कोई काम भी सपोर्ट के बगैर नहीं होता। देखिए मेरे वालिद साहब जो है उसने मुझे निकाला है, मुझे इतना सपोर्ट किया कि मुझे इस लेवल तक पहुँचाया है। तो आप भी अपनी बच्चियों को सपोर्ट करें और सिर्फ ताइक्वांडो नहीं है, एजुकेशन भी है, हर फील्ड है, स्पोर्ट्स में भी हर फील्ड है। तो उनको निकाले और जो उनकी मर्जी उनको उनकी मर्जी की रहने दे तो इंशाल्लाह वो आपका नाम फ़ख्र से बुलंद करेंगे।
बहुत ज़बरदस्त मैसेज और थैंक यू वेरी मच आयशा। आप हम सबको आप पे फ़ख्र है कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं। आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। बहुत सारी दुआएं आपके लिए और आपके वालिद को भी हम खिराज तहसीन पेश करते हैं जो आपको इतनी ट्रेनिंग देते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। अगर वालिदैन की सपोर्ट नहीं हो तो आप जैसी बच्चियाँ हम कहाँ देखेंगे। सो आई एम ग्लैड कि इतने सपोर्टिव आपके पेरेंट्स हैं कि वो आपको इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। आयशा अयाज जी हमारे साथ मौजूद हैं, ताइक्वांडो चैम्पियन, जिनसे हमने आपकी मुलाकात करवाई। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी आप सबको पता है कि स्मॉग का सीज़न आ चुका है और पंजाब के अंदर तो स्मॉग वैसे ही बहुत ज़्यादा होती है। पंजाब हुकूमत की जानिब से जी सूबे में तारीख़ में पहली बार स्मॉग खात्मे के लिए जदीद एंटी स्मॉग गन्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जी इन मशीन्स के ज़रिए फ़िज़ा को साफ़ करने का बाज़ाब्ता अमल भी जारी है। गन्स कैसे काम करती हैं, हाफिज़ उस्मान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। जी हाफिज़ उस्मान बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर। जी तो बिल्कुल पंजाब हुकूमत की जानिब से स्मोक के तदारुक के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की तर्ज पर लाहौर में भी एंटी स्मोक गन जो है वो मुतारिफ़ करवा दी गई है। ये एंटी स्मोक गन किस तरह काम करती है और इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स हैं, आइए आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से स्मोक के तदारुक के लिए जो एंटी स्मोक गन मुतारिफ़ करवाई गई है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं ये एंटी स्मोक गन की जो टैंक है वो 12,000 लीटर पानी स्टोर करने का जो टैंक है। और इसी के साथ साथ ये गन है, ये इसके अंदर एक बड़ी पंखे जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं जो पानी की फुहार है उसको फ़िज़ा में थ्रो करते हैं। पानी जो थ्रो होता है, जो फ़िज़ा में जो स्मोक है और जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको ये पानी की जो फुहार है गन की जो थ्रो है वो ख़त्म करती है। इसका फ़ैसला और इसके चलाने का तयन जो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की टेक्निकल टीम है वो करती है। और ये किन इलाकों में की जाती है, जिन इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने की शिकायत मसूल होती है तो उन इलाकों में इस एंटी स्मोक गन को चलाया जाता है। ये कैसे चलती है और किस नोयत के ऊपर इसको चलाया जाता है, किन किन इलाकों में चलाया जाता है, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट और इस प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर साजिद बशीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम बात करके आपको बताएंगे। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मेरे अकब में एंटी स्मोक गन जो हुकूमत पंजाब की जानिब से मुतारिफ़ करवाई गई है वो रखी है। इसके फ़ीचर्स के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर साजिद बशीर साहब मौजूद हैं, उनसे हम इसके फ़ीचर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर फ़ीचर्स क्या हैं, कितने लीटर ये पानी स्टोर कर सकता है अपने अंदर, और जो इसकी जो पंखे की फुहार है जो पानी की वो कितने एरिए में फैल सकती है। साजिद बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अच्छा साजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मुझे ये बताइएगा कि बड़ा अच्छा इक़दाम गवर्नमेंट का स्मोक के तदारुक के लिए, फ़ज़ाई आलूदगी के ख़ात्मे के लिए, तो क्या कहेंगे आप कि ये कितना कारआमद साबित होगा इस सीज़न में जो स्मोक का सीज़न आता है? देखिए, हम लोगों ने तो अपनी पूरी कोशिश की है, ठीक है। और दूसरा आपको पता है स्मोक के अंदर जो भी बेसिक कंपोनेंट्स हैं, PM10, PM2.5 या जो भी हैवी पोल्यूटेंट्स हैं, उनका हमने टेक्निकल एनालिसिस भी किया है। 2 दिन पहले हमने रेस कोर्स रोड के ऊपर इसका बाकायदा हमने एक्सपेरिमेंट किया है और उसके ऊपर अर्बन यूनिट के सेंसर से और साथ हमारा अपना AQMS जो मोबाइल स्टेशन था वो मौजूद था। और हम लोगों ने पहले और स्प्रिंकलिंग करने से पहले 1 घंटा की रीडिंग्स ली और फिर उस पूरे जेल रोड के ऊपर हमने स्प्रिंकलिंग करने के बाद उसके 1 घंटे बाद की रीडिंग ली। तो PM10 में भी खातिरख्वाह कमी थी, PM2.5 में भी खातिरख्वाह कमी थी और AQI इंडेक्स भी तकरीबन हम 5 से 8 पॉइंट नीचे लेके आए हैं। तो इंशाल्लाह ये आगे जब स्मोक का पीक सीज़न होगा, माइग्रेटरी स्मोक आएगी इंडिया से, ट्रैफिक की वजह से जो इश्यूज़ बनेंगे, इंडस्ट्री की वजह से बनेंगे, तो ये इंशाल्लाह उस स्मोक के जो प्लूम होगा उसको अच्छे से हैंडल भी करेगा। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसकी रोटेशन इस तरह की रखें कि हम सिटी को एटलीस्ट इन एंड अराउंड उसको हम क्लियर रखें। अच्छा, मुझे दूसरा ये बताइएगा कि ये किस तरह तयन किया जाता है कि किस इलाके में कितनी स्मोक है और कितनी फ़ज़ाई आलूदगी है, एयर क्वालिटी इंडेक्स को चेक किया जाता है या किस तरह इसको मोनीटर किया जाता है, या आपने जगह का तयन किया कि इन जगहों पे ये चलेगी? ये रेगुलर बस रूट या वैगन के रूट की तरह चलने वाला प्रोजेक्ट नहीं है। अब हर एक प्रोजेक्ट के पीछे एक टेक्निकल कमेटी होती है। अब फोक कैनन जो
प्रोजेक्ट है हमारा, इसके पीछे पूरी हमारी एक टेक्निकल कमेटी है और वो टेक्निकल कमेटी पूरे हफ्ते का, अब आपको पता है हम लाइव फोरकास्ट दे रहे हैं अगले आने वाले 8 दिन का भी, तो अगले दिन का जो 24 घंटे का फोरकास्ट होता है वो रात को हमारे पास आ जाता है कि कल इतना एक्सपेक्टेड है। फिर अर्ली मॉर्निंग आवर में हमारे पास रीडिंग आती है और टेक्निकल कमेटी की तरफ से हमारे पास रिकमेंडेशंस आती हैं और डायरेक्शंस आती हैं कि आज जैसे लाहौर में मरातब अली रोड का EQI ज़्यादा था, तो हमने जो सबसे पहले अपने ऑपरेशन का स्टार्ट है वो मरातब अली रोड से स्टार्ट किया है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे जहाँ EQI था फिर हमने वहाँ फ्लीट मूव किया, फिर तीसरी जगह, फिर चौथी जगह हम उसको नंबर डाउन कर लेते हैं, लिस्ट डाउन कर लेते हैं और टॉप EQI से लेके नीचे तक मीडियोकर तक हम सारे सेगमेंट्स कवर करते हैं। उसके अलावा जहाँ EQI नॉर्मल भी है वहाँ भी हम स्प्रिंकलिंग और ये मिस्ट का ऑपरेशन इसलिए करें कि आपको पता है रोड्स के ऊपर जो बारीक डस्ट के ज़रे हैं और ट्रैफिक जब चलती है और वो सारा के सारा, क्योंकि ट्रैफिक तो हर टाइम चल रही है, धुआं तो उठ रहा है, डस्ट भी उड़ रही है, तो वो चीज़ भी साथ साथ चल रही है और एक पैरेलल वे के अंदर जो है ना ये स्मूथली इस EQI रीडिंग के और टेक्निकल कमेटी के हवाले से ये पूरा का पूरा ऑपरेशन जो है ना वो सुपरवाइज हो रहा है। अच्छा, मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे कि शहरी, अगर किसी शहरी को शिकायत है, उसके इलाके में बड़ी डस्ट है और स्मोक का इशू है, तो आप शहरी शिकायत को भी सुनेंगे, है आपकी हेल्पलाइन पे कोई शिकायत करे? हम बेसिकली शहरियों के लिए तो मौजूद हैं और शहरियों के लिए तो ये हम काम कर रहे हैं और हमारा जो कंप्लेंट नंबर है 1373 का, किसी को किसी भी हवाले से कोई भी इशू है वो हमें बताएं और हम विद इन नो टाइम उस कंप्लेंट का हम पिक भी करेंगे, उसका रेमेडियल भी करेंगे और फिर हम उसका फॉलोअप भी जो है हम उस कंप्लेंट तक जो है हम वापस जो है हमारी टीम जो है उसके साथ कोऑर्डिनेट करती हैं। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल आपने गुफ्तगू सुनी। पंजाब हुकूमत का ये एक ऐसा इक़दाम है कि जिससे स्मोक के तदारुक के लिए एक अहम कोशिश जो है वो हुकूमत पंजाब ने की है और बाकायदा तौर पर जो महकमा माहौलियात है उसकी जानिब से एंटी स्मोक गन्स को बाकायदा तौर पर लाहौर की सड़कों पर ऑपरेशन किया जा रहा है और जो स्मोक का तदारुक है इसका तयन AQI लेवल, जो जिस इलाके का AQI लेवल बढ़ता है वो बाकायदा तौर पर इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की जो टेक्निकल टीम है वो उसका तयन करती है और उस इलाके में इस एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल किया जाता है। जी, वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। अभी जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं ये आजकल बहुत बढ़ता हुआ एक इशू है। आलमी इदारा सेहत ने जी हाल ही में नौजवानों में जो E-सिगरेट्स है उसके बढ़ते हुए इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। ख़ास तौर पर 13 से 15 साल की उम्र के नौजवान जी इस नई एडिक्शन में मुब्तला हो रहे हैं जो सेहत के लिए शदीद ख़तरा बन सकती है और बन भी गई है। E-सिगरेट्स में भी मौजूद जो निकोटीन है और दीगर जहरीले मादे हैं यंगस्टर्स के फेफड़ों को, दिल को और दिमाग की जो नशो नुमाइश को मुतासर करते हैं और समहाव और आम जो तंबाकू नोशी है जिसे हम सिगरेट्स का इस्तेमाल कहते हैं उसकी तरफ ले जाने वाला रास्ता भी बन सकते हैं। इस सूरत हाल के पेश नज़र जी सेनेटर सरमद अली ने सेनेट में एक अहम बिल पेश किया है जिसका मकसद है कि 18 साल से कम उम्र बच्चों को E-सिगरेट्स और जो दीगर इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन मसनूआत के जो ख़तरनाक असरात हैं इसके हवाले से भी और मसनूआत का जो असरात हैं इनके तहत इन मसनूआत की ख़रीदो फरोख्त पर सख्त पाबंदी आयद करने की तजवीज़ दी गई है ताकि जो यूथ है उसमें तंबाकू नोशी के इस नए ट्रेंड्स को नौजवानों को से दूर रखा जा सके। अब आज हमने इस हवाले से तो बात करनी है ये जो एडिक्शन है और जो यंग एज के अंदर E-सिगरेट्स का इस्तेमाल है और उनकी अवेलेबिलिटी है और इसके आपकी जो हेल्थ है इस पर क्या इम्पैक्ट आता है इस पर बात करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं ज़रूर चाहूँगी ज़रा हमें इन E-सिगरेट्स के हवाले से और हमारी सेहत पर इसके असरात के हवाले से आप ज़रा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट इशू पे आपने आज एक डिस्कशन स्टार्ट की। देखें E-सिगरेट जो है पहले हमने समझना है कि क्या टोबैको इंडस्ट्री हमसे इतनी सिंसियर हो गई कि हमारे लिए कोई ऐसी चीज़ ईजाद की है जिसके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो हुआ ये है कि टोबैको इंडस्ट्री को आप लोगों ने और हमने मिलकर थोड़ा सा हिला दिया। सिगरेट के ऊपर हमने ऐसी तस्वीरें बना दी जिसको देख के लोग डरना शुरू हो गए। स्मोक के बारे में लोगों को अवेयरनेस हो गई कि ये जलता है तो ये जो है इससे ज़्यादा नुकसान देता है। और जनरेशन Z जो है ये मैं समझता हूँ गैजेट लवर है, इनको खूबसूरत चीज़ें बहुत पसंद है जो उनके हाथ में होती है, बहुत उसको लाइक करते हैं। तो इंडस्ट्री इज़ वेरी क्लेवर, उन्होंने इस सब चीज़ों को यूज़ करके एक परसेप्शन क्रिएट किया कि हम एक ऐसी चीज़ दे रहे हैं जिससे स्मोक तो प्रोड्यूस नहीं होती, ये तो कुछ वेपर है जो आप अंदर लेके जाते हैं, इसमें तो फ्लेवर हैं बट चीज़ें इसके अपोजिट हैं। हम एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट इस चीज़ को बड़ा
कैटेगरिकली कहते हैं कि जो वेपिंग है ये भी तकरीबन इक्वली हार्मफुल है, बिकॉज सिगरेट में से अगर एक कंपोनेंट निकाल दिया जाए तो सिगरेट का इफेक्ट खत्म हो जाता है, दैट इज कॉल्ड निकोटीन। वही निकोटीन इसमें भी मौजूद है और निकोटीन ही एडिक्टिव है, यानी उससे ही एडिक्शन स्टार्ट होती है और अगले जो पाथवे हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। ये वन कंपोनेंट है बाय द वे। जो वेपिंग है इसके अंदर वो केमिकल मौजूद हैं जिससे ये हम कह सकते हैं कि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त भी कम होती है, जो आपके हार्ट को उस एज में इसको स्टार्ट करते हैं जिस एज में उन्होंने स्टडी करनी होती है, तो उनकी जो मेमोरी है उसको भी इम्पेयर करते हैं, उनको चिड़चिड़ापन हो जाता है। पहले वो एक कार्टेज जो कि महीने में ख़त्म करते थे, अब वो कार्टेज हफ्ते में ख़त्म करना शुरू हो जाते हैं और इससे लंग डैमेज भी होता है। आज से कुछ अर्सा पहले चले जाएं तो तकरीबन 2800 लोग अमेरिका में इससे बीमार हुए, उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। उनमें से तकरीबन 55 लोगों की डेथ हुई। ठीक है, उसके अंदर एक इंग्रेडिएंट देखा गया जिस इंग्रेडिएंट को बाद में आउट किया गया, बट पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है? कुछ आप अगला सवाल कहेंगे तो मैं कुछ चीज़ों को आगे नहीं, आप जरूर अपनी बात को जारी रखें डॉक्टर साहब। आप ठीक है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब इस चीज़ को समझें कि आपने मुझे बात कही है और अभी कुछ देर पहले एक और मैं चैनल पर भी था कि एक रूल हम बना रहे हैं। हमने सेनेट में रूल जो है उसको कहा है कि जी किया जाए, तो हम एज अ पल्मोलॉजिस्ट और एज अ क्लिनिकल सेक्रेटरी पाकिस्तान चेस्ट सोसाइटी हम वी आर अगेंस्ट दिस बाय द वे। और मैं बड़ा लाउडली ये बात करना चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म से कि जो लोग ये जो कानून बनाना चाहते हैं वो प्लीज़ इस चीज़ को समझे। हम इसके अगेंस्ट हैं, चाहे वो 18 साल से कम है, चाहे वो 18 साल से ऊपर है, क्योंकि जब रूल बन जाता है तो फिर हम लीगली इसको अलाउ कर देते हैं कि हम 18 साल से ऊपर इसको सेल करेंगे। तो ये तो चीज़ हार्मफुल है फॉर एवरीवन। एक चीज़ पहले देखते हैं क्या सिगरेट में रूल बना जो कि सन 2000 में जिसके इम्प्लीमेंटेशन का कहा गया। वो रूल ये कहता है कि 50 मीटर के अंदर स्कूल्स के इर्द गिर्द आप जो है सिगरेट की शॉप नहीं ओपन करेंगे। जो बच्चे 18 साल से कम है वो सिगरेट नहीं ले सकते। आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बताएं ऐसा हो रहा है? तो इम्प्लीमेंटेशन इज ऑलरेडी एन इशू इन पाकिस्तान। तो हम एक ऐसा एक नया चैप्टर ओपन करना चाहते हैं? तो हमारे लिए जो वेपिंग है दैट शुड बी बैंड फॉर एवरीवन। एंड रिमेंबर, ये कोई अनोखी बात नहीं है, इस वक्त दुनिया में 41 कंट्रीज ऐसे हैं जो वेपिंग को बैन कर चुके हैं। तो प्लीज़ जिसने भी ये जो करारदाद पेश की है उसमें ये ऐड कर ले कि वेपिंग विल बी बैंड फॉर एवरीवन। इट विल हेल्प अस, हमें भी और हमारी फ्यूचर को भी, जनरेशन को भी इससे सिक्योर कर देंगे। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब कि ये हम जो चीज़ नुकसानदेह है वो चाहे 18 साल से कम हो या उससे ज़्यादा हो, वो नुकसानदेह तो इट्स हार्मफुल फॉर एवरीवन। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा और आप हमें ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा। आप ज़ाहिर है बहुत यंग एज में 13 to 15 ईयर्स ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स हैं या ई सिगरेट्स हैं हम इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और फिर जब ये इस्तेमाल बढ़ता चला जाता है और उसके बाद ये एडिक्शन की सूरत हाल अख्तियार कर लेते हैं और वही सूरत हाल होती है जब एक स्मोकर को आप कहते हैं कि उसने स्मोकिंग क्विट करनी है। बहुत सारे लोगों ने जो ट्रेडिशनल स्मोकिंग से हट के ई सिगरेट्स पे आए थे जी कि ये इट्स लेस हार्मफुल और ये हमारी सेहत पे उस तरह से असरअंदाज नहीं हो रहा। इसका इम्पैक्ट क्या इक्वली उतना ही बुरा है जैसे लंग्स की बात कर रहे हैं, मेंटल ग्रोथ की बात कर रहे हैं हम? अच्छा, ये हमें इनसे ना कैटेगरिकली ये सवाल जो है ना इसको हम डिप्लोमेटिक आंसर देना चाहूँगा। देखिए बात सुने, चोरी चाहे वो 1 रुपए की हो चाहे चोरी लाख की हो, तो चोरी है। तो इस लिहाज से ये आप लोग समझ लें कि जो सिगरेट है उसका स्टार्ट और उसके इम्पैक्ट आने में हमें तकरीबन 100 साल लगे कि हम समझ पाए कि ये क्या क्या इम्पैक्ट कर सकती है। ये जो वेपिंग है इसको आए हुए अभी तकरीबन 2 डिकेड हुए होंगे, लेकिन इससे होने वाले इफेक्ट जो हैं वो बहुत अलार्मिंग है। देखिए 13 से 15 साल के जो बच्चे हैं वो इसका शिकार हो रहे हैं और हम बता रहे हैं कि ये वो एज है जब आपके बच्चे जो हैं वो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं। और ये मैंने आपको कैटेगरिकली एक बात बताई कि ये मेमोरी को इम्पेयर करती है, यानी वो उनको याद नहीं रहता, उनको भूलना शुरू हो जाता है। तो हमारे लिए तो ये इंपॉर्टेंट एज है ना हमारे बच्चों की। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वेपिंग में, एक और याद रखें, इंडस्ट्री ने बड़ा इंटरेस्टिंगली बाय यूटिलाइजिंग स्टडी जो कि बाय स्टडी थी, पेरेंट्स को ये बता दिया कि जी ये तो फ्लेवर है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और एक चीज़ जिससे सिगरेट को टाइम लगा अगले इस एज में ना होने से वो ये था कि बच्चा अपने माँ बाप के सामने सिगरेट नहीं पीता था, वो डरता था कि वो इसको बुरा समझते हैं। ये लोग सिगरेट पी रहे हैं अपने जो पेरेंट्स के सामने, ये बहुत बड़ा इशू है हमारे लिए। तो ये एक फियर इंडस्ट्री ने ख़त्म किया बड़ा टेक्टफुली। लेकिन अब जब आप मुझसे ये बात करती हैं तो मैंने आपको कहा कि ये जो है ये आपके सांस का प्रॉब्लम कर रहा है, ये क़ुव्वत मुदाफ़त कम कर रहा है, ये मेमोरी इम्पेयर कर रहा है।
तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में हम सबके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम समझे। और एडिक्शन कर रहा है, जैसे आपने बात की कि वो इसका शिकार हो जाते हैं, जब उनको नहीं मिलता तो उनको चिड़चिड़ापन महसूस होता है, और जब वो इसको यूज़ करते हैं तो वो बेहतर हो जाते हैं। तो इसमें भी जो इम्पैक्ट है, और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आई मे फॉरगेट कि हम कहते हैं कि इसमें फ्लेवर है, 15,500 फ्लेवर इंटरनेशनल अवेलेबल हैं। जो फ्लेवर हैं उनको टेस्ट करने के लिए हमें अल्लाह ने कौन सा ऑर्गन दिया है? वो हमारी जबान पे जो टेस्ट बड हैं वो है। क्या हमारी हवा की थैलियां जो कि हमारे लंग्स में करोड़ों की तादाद में मौजूद हैं, उनमें ये कैपेबिलिटी है कि वो इनको टेस्ट कर सकते हैं? आंसर इज नो। तो अब देखा गया है कि ये जो फ्लेवर हैं ये कैंसर का बाइस बन रहे हैं। तो इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैं समझ रहा हूँ कि जिसको मैं कहूँ कि नहीं जी ये कम है, तो आप इसको 18 साल से ऊपर इजाज़त कर दें। तो प्लीज़ बार बार मैं बात को रिपीट करूँगा, इसको बैन करें एट एवरी एज। ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, और आप लोग प्लीज़ हमारा साथ दें ताकि ये जो जिसने भी करारदाद पेश की है वो उसमें लफ्ज़ को चेंज कर दे, 18 के बजाय सबके लिए बैन करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू आर सो राइट, क्योंकि मैंने बहुत यंग बच्चों को स्कूल्स, कॉलेजेस, इवन यूनिवर्सिटी तो चले बड़े उस पर आ जाता है, स्कूल्स के अंदर ये प्रैक्टिस होते हुए हम देख रहे हैं। दैट्स वेरी अलार्मिंग, क्योंकि जाहिर है, और वो जो झिझक होती थी कि पहले पेरेंट्स के आगे कोई सिगरेट नहीं पीता था या बड़े को बैठे होते थे तो पीपल यूज टू प्रेफर के छुप के पियेंगे। अब ये ई सिगरेट्स आप घरों में, लाउंजेस के अंदर प्रैक्टिस, और जो पैसिव स्मोकर्स हैं वो भी समाव कहीं ना कहीं इस पे असरअंदाज हो रहे हैं। सो डॉक्टर साहब, इसमें पेरेंट्स का रोल क्या है? क्योंकि जाहिर है ये झिझक समहाउ अच्छी थी, उससे जो क्वांटिटी है वो भी कम हो जाती थी, क्योंकि एक हैसल होती थी जी बाहर जाना है छुपके पीना। अब लोग सामने पी रहे हैं तो इनटेक भी ज़्यादा है, और इतने से ई सिगरेट के अंदर वी ऑल नो कि फ्लेवर की तादाद भी उतनी होती है। बिल्कुल ठीक है। देखें क्या रूल्स हैं हमारे यहाँ, क्या इम्प्लीमेंटेशन है, अब इस पर क्या मैं बात करूँ, इस पर तो हमारे प्रोग्राम खत्म हो जाएंगे, बात खत्म नहीं। पेरेंट्स को पेरेंट्स के साथ ना फ्रेंड बनने की ज़रूरत है। वो क्या रहा है, जनरेशन Z इज़ वेरी मच एक्टिव, और उनको इंगेज करने की ज़रूरत है। वो प्रेशर जो हम पेरेंट्स प्रेशर डाल के अपनी चीज़ें करवाते थे वो नहीं हो सकती, इसको अब मानना पड़ेगा आप सबको। तो माँ या बाप में से किसी एक को, प्रेफरेबली दोनों को, एक फ्रेंड बनने की ज़रूरत है। और इस एज में 13 से 15 साल की उम्र में जो प्रेशर है, जो कि मैं समझता हूँ कुछ अनड्यू भी हैं बाय द वे, उसकी वजह कैरियर बहुत फोकस कर दिया हमने इस जनरेशन को। हालांकि ये मैं समझता हूँ कि अगर आप इस जनरेशन को डायरेक्शन दें तो ये सबसे लीथल वेपन पाकिस्तान का जो इस वक्त अवेलेबल है वो ये जनरेशन है जिसको डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। तो इनकी एनर्जी को अगर फैमिली में कंज्यूम किया जाए, इनकी बातों को सुना जाए और इनको ये बताया जाए, जैसे आपने प्रोग्राम किया, आई एम रियली वेरी हैप्पी कि आप मीडिया ने इसको टाइमली पिक किया। तो ये नौजवान भी हमारी बात सुनते हैं और पेरेंट्स भी हमें देखते हैं, तो वो ये समझें कि ये जो है ये हार्मफुल इक्वली है जैसे सिगरेट है। इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट बताऊं, जो सिगरेट पीता था उसके मुंह से स्मेल आती थी और सबको पता लगता था। इसमें वो भी काम खत्म कर दिया है। इंडस्ट्री इज वेरी सियानी, देखें आप, वो देखें वो आपको कैप्चर कर रही है, और आप लोग जो है बदकिस्मती से आप तो हो रहे हैं। तो उसमें हमें पेरेंट्स को इनके साथ इनके साइड इफेक्ट बताने हैं, और ये साइड इफेक्ट सिर्फ एक शख्स तक महदूद नहीं है। एक और हैरानकुन आपको मैं अगर इंतशाफ करूं कि इसके अंदर जो बैटरियां डाली जाती हैं वो बैटरियों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि वो एक अलहदा पोल्यूशन का शिकार करेंगी इस पूरे खित्ते को, इस पूरी ज़मीन को, बिकॉज वो लिथियम की बैटरीज होती हैं और उनकी पोल्यूशन एक सेपरेट एक रोल प्ले करेगी। सो ये किसी सूरत भी किसी फॉर्म में से कम नुकसानदेह नहीं है, और ये एडिक्टिव है, और एडिक्शन जो है वो गेटवे है फॉर अदर एडिक्शन, ये हम सबको याद रखें। एब्सोल्युटली, आई सो एग्री विद दैट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद थे, पल्मोनोलॉजिस्ट। जी, सिगरेट है या ई सिगरेट है, इट्स इक्वली हार्मफुल, और जो लोग पीते हैं आई बिलीव कि समहाउ आप अपने बच्चों के ऊपर ये कंट्रोल करने की कोशिश करें कि किसी सूरत भी फ्लेवर का कहकर या किसी भी तरह पे आपको ये बच्चे आपके इसको कंज्यूम कर रहे हैं तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं और हम किचन का रुख करेंगे जहां पर शेफ़ अब्दुल्ला कमर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? मैं ठीक, आप बताएं। क्या बनाया आज आपने? मैंने आज चिकन फहीता बनाया। ठीक है। इट्स अ मैक्सिकन डिश। तो मैंने उसके लिए पहले चिकन को जो है मैरिनेट कर लिया था, वो विद चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, मस्टर्ड पेस्ट एंड चिली सॉस, और फिर इसको ऑयल के साथ मैंने मिक्स किया। फिर उसको मैंने कुक कर लिया। जब वो चिकन जो है थोड़ा ड्राई हो गया, फिर मैंने उसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड की, स्लाइस कैप्सिकम और स्लाइस टोमेटो,
और उसके बाद साथ मैंने किए तकरीबन क्वार्टर कप ऑलिव्स ऐड किए बीच में, ब्लैक ऑलिव्स और ग्रीन ऑलिव्स। उसके बाद उसको थोड़ा सा कुक किया, फिर मैंने तकरीबन 1/4 कप जो है वो बटर डाला और उसको जो है वो मैंने अच्छे से मिक्स किया। और साथ में मैंने सावर क्रीम बनाई है, उसके लिए मैंने क्रीम के अंदर हल्का सा लेमन जूस और पिंच ऑफ सॉल्ट वो डाल के मैंने उसको अच्छे से जो है वो विस्क कर लिया ताकि वो स्टिफ पीक्स आ जाए ना उसके ऊपर। तो फिर जो है मैंने चिकन को सर्व करके ऊपर जो है वो सावर क्रीम लगा। ज़बरदस्त। तो ये इट्स गोइंग टू बी स्पाइसी? जी, स्पाइसी एंड बटरी। स्पाइसी एंड बटरी, परफेक्ट। अब्दुल्ला, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी रेसिपी आपने बताई जी। इसकी फाइनल शक्ल भी दिखा दें जो अब्दुल्ला ने हमारे लिए डिश बनाई है। शेफ़ अब्दुल्ला कमर हमारे साथ मौजूद थे जी और हमें रेसिपी भी बता रहे थे। अच्छा जी, आगे बढ़ते खाने पीने की बात हो रही है, लेकिन हम रोज़मर्रा डाइट में बहुत सारी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिनके फ़ायदे हमें पूरी तरह मालूम नहीं होते। जैसे हम मुख्तलिफ सीड्स का जिक्र करेंगे, अलसी के बीज होते हैं, सूरजमुखी के होते हैं, फिर तिल होते हैं, कद्दू के बीज होते हैं, सौंफ जैसी आम चीज़ें हर किचन में मौजूद होती हैं। मगर ख़वातीन और जो उनकी हार्मोन्स की हेल्थ है उसके हवाले से इनके असरात साइंस और मेडिकल दोनों में तस्लीम शुदा है। आज दुनिया भर में जी इनफैक्ट ख़वातीन जो सीड साइकिलिंग है वो एक ख़वातीन की सेहत के लिए एक बहुत उभरता हुआ कुदरती तरीका है जो लोग बीजों को मुख्तलिफ औकात में इस्तेमाल करके ख़वातीन की सेहत के हवाले से कई मसाइल को कम करने में भी अहम साबित होता है। अच्छा जी, कुदरती हार्मोनल बैलेंस को करने में किस तरह से हेल्पफुल होते हैं और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं क्या, इस हवाले से ख़वातीन वाकिफ़ हैं? आज हम सब पे बात करेंगे। हमारे साथ माहम शाहिद मौजूद हैं जो कि कंसल्टेंट डाइटिशियन है फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में। उनको हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम माहम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ़ लाईं। और माहम, मुझे ज़रा ये सीड साइकिलिंग बताएं ना जो दुनिया भर में प्रैक्टिस हो रहा है, ये क्या है? अच्छा जी, सीड साइकिलिंग पे बात करने से पहले हम पहले ये समझते हैं कि सीड साइकिलिंग हमने करनी क्यों है, ये किन लोगों को करने की ज़रूरत है और क्या ये सब लोग करें या इसकी ज़रूरत क्यों है, ये क्यों, इसके ऊपर हमें काम क्यों करना है। अच्छा, सीड साइकिलिंग का जो मेजर रोल है ना वो आ जाता है जब हमारा पेशेंट आ जाता है हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ, या उसको PCOS है या इनफर्टिलिटी है या द पेशेंट इज़ ट्राइंग टू कंसीव। इन केसेस के अंदर जो है ना सीड साइकिलिंग बहुत अहम रोल प्ले कर रही होती है बिकॉज जो हमारे हार्मोन्स हैं उनकी हेल्थ को जो है ना ये इम्प्रूव कर रही होती है। तो जैसे अभी आपने मेंशन किया बहुत सारे सीड्स के नाम लिए, उसमें से कुछ 4 इंपॉर्टेंट सीड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं इन सीड साइकिलिंग, जिसके अंदर अलसी के बीज आ जाते हैं और उसमें हमारे जो है वो सूरजमुखी के बीज आ जाते हैं, सनफ्लावर सीड्स आ जाते हैं, कद्दू के बीज आ जाते हैं एंड तिल आ जाते हैं। ठीक है, अब ये है कि इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनको एक लेने का प्रॉपर एक तरीका भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस सीड को किस टाइम पे लेना है और कितनी अमाउंट में लेना है और किस टाइम, क्योंकि देखें ना एक फ़ीमेल बॉडी है, हार्मोन्स हैं और एक टाइम के साथ जो है वो हार्मोन्स काम भी कर रहे हैं और कुछ पीरियड के बाद हार्मोन डिफरेंट वर्क कर रहे होते हैं, उस टाइम पे हमें डिफरेंट नीड होती है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस टाइम पे हमने कौन सा सीड लेना है और कितनी अमाउंट में लेना है। तो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। बताएं कौन सा किस टाइम पे लेना होता है? सो हमारी बॉडी जो है ना 2 फेजेस में काम कर रही होती है, एक फॉलिक्यूलर फेज़ है और एक ल्यूटियल फेज़ है। फीमेल बॉडी जो है वो ज़ाहिर है एक रिप्रोडक्टिव एज के बाद जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल से रन करती है। ठीक है, अब जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट डे आता है, दिस इज़ फॉलिक्यूलर फेज़ का फर्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। तो 1 to 14 डे तक हम 2 सीड्स को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। एक तो फ्लैक्स सीड अलसी के बीज आ जाएंगे और पंपकिन सीड्स आ जाएंगे जो कि कद्दू के बीज हैं। अब इन दोनों को हमने 1 टेबलस्पून ईच लेना है। अगर आप ग्राउंड कर रहे हैं तो आपने 15 ग्राम ईच लेना है। ठीक है, और ये सिंपली आप पानी के साथ ले लें, इसके लिए आपको कोई स्पेशल कुछ एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप इनको पानी के साथ इनटेक कर लें। बट अगेन जैसे हम एक मेडिसिन लेते हैं तो उसका एक टाइम डिसाइडेड होता है कि अच्छा हमने इसको ना मॉर्निंग जैसे होता है कि दोपहर के खाने के बाद लेना है, दिन के खाने के बाद लेनी है दवाई, तो इसी तरह आपने इसका एक टाइम जो है ना वो फिक्स कर देना। जैसे नाश्ते के 2 घंटे बाद जो है ना हमने सीड्स ले लेने हैं। ठीक है, एज अ स्नैकिंग भी हो गया बिकॉज सीड्स इटसेल्फ ये जो है हमारे फैट्स का एक फॉर्म है। ठीक है, तो वो हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस भी देता है, सिर्फ ये नहीं कि एक हमने सीड्स ही खाए हैं, फीलिंग ऑफ फुलनेस भी रहेगी आपके उसमें, वो भी अच्छा रहेगा। साथ में 1 गिलास पानी मस्ट रखें ताकि जो हमारे उसका प्रॉपर एक बॉडी में मैकेनिज्म है वो ठीक रहे। उसके बाद हमारा एक सेकंड फेज़ आ जाता है, दिस इज़ ल्यूटियल फेज़। ल्यूटियल फेज़ के अंदर जो है हमारे 2 इंपॉर्टेंट सीड्स जो हैं वो आ जाते हैं,
सेसमी सीड्स जो तिल हैं, और सनफ्लावर सीड्स जो सूरजमुखी के बीज हैं। ये भी 1 टेबलस्पून ईच लेना है और 15th डे टू 30th डे लेना है। 15th to 30th डे, ठीक है। तो ये इस तरह से ये दोनों फेजेस के अंदर जो है वो सीड्स की इंपॉर्टेंस आती है कि सीड्स कब और किस टाइम पे और कितने लेने हैं, ठीक है। तो ये एक है तरीका जो बहुत सिंपल है, और ये इतना मतलब लाइक सिंपल है कि आपके घर के अंदर एक चीज़ मौजूद है और हम उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। और अच्छा एक चीज़ ये है कि हम जब भी ना हम आदी हैं मेडिसिन के, हम नेचुरल चीज़ों के ऊपर ना रिलाई करना छोड़ गए हैं, बिकॉज़ इट्स वेरी स्लो समहाउ। स्लो इफेक्ट्स हैं बट स्टेडी, मतलब कि स्लो है, लेकिन ये है कि आपको एक लॉन्ग टाइम इफेक्ट शो करेंगे। अब मेडिसिन हैं, जैसे एंटीबायोटिक आपने ली है 3 दिन में आपको आराम आ जाएगा, लेकिन हम जब आते हैं नेचुरल रेमेडीज़ पे या नेचुरली जब हम एक जो हमारी किचन की मौजूद चीज़ें हैं उसके ऊपर जब हम आते हैं ना, जब ये सीड साइकिलिंग आप करेंगे ना तो कम से कम आपको 3 महीने रेगुलर करना पड़ेगा और फिर आपको इफेक्ट्स आएंगे। इसके रिजल्ट स्लो हैं, तो लोग नॉर्मली हमारे यहाँ पेशेंस नहीं होता ना, हम तो दवाई भी एक दिन खा के कहते हैं हम 1 घंटे में ठीक हो जाएं, हमारा तो पेशेंस लेवल ये है। तो अब इनको कम से कम 3 महीने खाना पड़ेगा, देन रिजल्ट्स आना शुरू होंगे और फिर जो है ये रिजल्ट्स लॉन्ग टाइम रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस। अच्छा माहम, हार्मोनल इम्बैलेंस जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, अब ख़वातीन में अब विद टाइम मैंने देखा बहुत ज़्यादा होने लग गया है। पहले अनटिल अनलेस कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती थी तो बहुत रेयर केसेस होते थे, अब इवन हम यंग बच्चियों में भी देखते हैं। ये क्या हमारा लाइफस्टाइल है, हमारी डाइटरी हैबिट्स हैं, हमारे ईटिंग पैटर्न्स हैं, क्या ऐसी वजूहत हैं जो अब हम यंग लोग बच्चियों में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं? अच्छा ये देखें, अभी जो है ना अगर हम इसको रिलेट करें ना तो हमारी लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, हमारी ईटिंग पैटर्न्स, हमारी ईटिंग चॉइसेस, कि हमारे जो हमने इनटेक करना है वो ऐसा हो गया। कुछ हम शुरू से बच्चों को जो है मेरी बड़ी एक ये इस तरह के एक थॉट है, मैं पीड्स में मेरा बड़ा ये इंटरेस्ट है कि जब बच्चा एक छोटा है आपके घर पे है, वो वीनिंग आप उसको स्टार्ट करवा रहे हैं, वीनिंग इज़ द फर्स्ट सॉलिड फूड जो हम बच्चे को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो आप जब खुद से अपने हाथ से बच्चे को बता रहे हैं, उसको कोई टेस्ट नहीं है, उसको कुछ नहीं पता दुनिया में मीठी चीज़ें होती हैं, ब्रेड होती है, बिस्किट होता है, लेज़ होते हैं एंड ऑल्सो इतनी सारी चीज़ें हैं, तो लेकिन वो नहीं जानता, उन टेस्ट से अवेयर नहीं है। हम ही कराते हैं, हम कराते हैं, दूध में चीनी डाल के देते हैं, खाता है हमारा। तो वो फिर जो बिकॉज मुझे ये बताने का मैंने इसलिए किया क्योंकि जो भी चीज़ें टेक करते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर वो शुगर की फॉर्म में जाती है, लाइक वो कन्वर्ट होती है शुगर में और उसको हम एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं। तो अब हम जो भी खा रहे हैं, अगर हम खा रहे हैं सफ़ेद आटा खाते हैं, सफ़ेद ब्रेड खाते हैं, बिस्किट्स खाते हैं, ब्राउनीज़ खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, तो ये सब कुछ सिंपल शुगर है। और ये आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा शुगर आप इनटेक कर रहे हैं ना, तो ये नहीं है कि वो अगर आप फैट खाएंगे तो आप मोटे होंगे। एक्स्ट्रा शुगर, एक्स्ट्रा सिंपल कार्ब इन फॉर्म ऑफ ब्रेड, इवन इन फॉर्म ऑफ बिस्किट्स आप वो भी खा रहे हैं ना, वो भी आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट ही बिल्ड करी है। जब एक्स्ट्रा फैट बिल्ड हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप जो है वो डिफरेंट डिजीज़ की तरफ जा रहे हैं, आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं, और जो PCOS है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, बिकॉज बॉडी सारी हार्मोन्स पे काम कर रही है ना, इसमें जो भी स्ट्रेस आएगा तो हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, हमारा ईटिंग पैटर्न डिफरेंट है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें कोरिलेट करती हैं। इन द एंड क्विकली हमारे देखने वालों को कोई मैसेज आप देना चाहें रिगार्डिंग द डाइटरी पैटर्न्स, और ख़ास तौर पे चूँकि आज हम हार्मोन्स के हवाले से बात कर रहे हैं। अच्छा, इसमें ना मैं मेनली ये कहना चाहूँगी कि हम जो है ना अपनी चॉइसेस को बेहतर करें। अभी भी अगर आप देखें ना तो हमारी जो देहाती एरियाज़ है ना उनमें आपको PCOS और हार्मोनल इम्बैलेंस, इनफर्टिलिटी, इन ये इश्यूज़ नहीं मिलेंगे, बिकॉज दे आर उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत अच्छी है, चॉइसेस उनकी बहुत अच्छी और सिंपल हैं। हम जैसे अभी होता है कि हमें क्रेविंग्स डिफरेंट हो रही होती हैं। अब क्रेविंग भी जो है वो इट्स सॉर्ट ऑफ कि आपकी बॉडी में कोई ना कोई डेफिशिएंसी चल रही है जिसकी वजह से वो कोई आपकी बॉडी क्रेव कर रही है कि मुझे मीठा खाना है या मुझे ये चीज़ें चाहिए। तो मैं ये कहूँगी कि सिंपल चीज़ों का इंटेक करें, और जो हमारे जो सिंपल वाइट ब्रेड्स हैं, वाइट फ्लावर है, वाइट शुगर, एवरीथिंग इन वाइट, आई गेस दिस इज़ वाइट पॉइजन। तो आप वाइट पॉइजन को अवॉइड करें और फिज़िकल एक्टिविटी अपनी अच्छी रखें। आजकल आई नो हर बच्चे की, हर बंदे की रूटीन बहुत ज़्यादा जो है ना वो टोटली पैक्ड होती है, स्केड्यूल्ड होती है, लेकिन कुछ अपने लिए टाइम निकालें। तो मेरा ये है ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच माहम, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई और आपने इतनी अच्छी टिप्स दी। माहम शायद हमारे साथ मौजूद थी जी, क्लिनिकल डाइटिशियन है फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल पे, और लाइफस्टाइल बेहतर करें, बहुत सारे मसले तो उसी से हल हो जाएंगे। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है, मैंने आपसे इजाज़त लेनी है। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल, लेकिन जाते जाते आपको बताएं कि आज दुनिया भर में वर्ल्ड पोस्ट डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, जो कि पोस्ट सर्विसेज की अहमियत को उजागर करता है। और जैसे जैसे हम सब जानते हैं जदीद दौर है, इसमें डिजिटल मीडिया हो, तेज़ रफ्तार जो तरसील सिस्टम है, इसने हमारी ज़िंदगियों में काफ़ी चेंज लेकर आया है। लेकिन वैसे ही पाकिस्तान में जो पोस्ट निज़ाम है, इसमें भी तब्दीलियों के साथ साथ कुछ जिद्दत आई है। आप दानिश मुनीर की रिपोर्ट देखिए। मेरी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आज पूरी दुनिया में आलमी पोस्ट डे मनाया जा रहा है। पोस्ट जो है वो और पोस्ट ऑफिस के ज़रिए माजी में भी जो है वो पैगाम रसानी का सिलसिला चलता था। आज के जदीद दौर में जहाँ मुख्तलिफ डिजिटल कॉरियर सिस्टम भी मौजूद है, ऐसे में पोस्ट ऑफिस किस तरह से काम कर रहा है और इसका बाकायदा तौर पर पूरा महकमा जो है वो सरगर्म अमल है। इस वक्त पोस्ट ऑफिस किस तरह से काम करता है, किस तरह से पैगाम रसानी का ये सिलसिला चल रहा है, क्या सिर्फ पैगाम रसानी ही इसके ज़रिए हो रही है, दीगर भी जो है वो सहूलियात इनके ज़रिए मिलती हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि आज पोस्ट ऑफिस किस तरह से काम करता है। पोस्ट ऑफिस के इस हिस्से में बताया गया है कि बैरून ममालिक जो है वो जो शहरी हैं वो अपने अजीज़ व अकारिब को अशिया भेजते हैं, सामान भेजते हैं, कीमती अशिया ज़रूरिया की तरसील जो है वो इसके ज़रिए की जाती है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो यहाँ पर बड़े बड़े थैलों में जो है वो इनको सरबा मोहर किया जा रहा है और इसके ऊपर बाकायदा उनका मुतलका एड्रेस है, उनकी मुतलका चीज़ें हैं। यहाँ पे डाक की टिकट भी लगाई जाती है। अगर आपको इस जानिब से अगर आपको दिखाएं तो ये जिस तरह किसकी जानिब से भेजा गया और ये दूसरे जो है वो सूबे में भेजा जा रहा है, बलूचिस्तान में ये कोरियर जा रहा है, इसमें सामान मौजूद है। इसी तरह सिर्फ यही नहीं है, देखिए पेशावर में भी जो है वो इसको भेजा जा रहा है। ये दूसरा जो है वो इलाका है, उनमें मुताल्लिक ना सिर्फ पाकिस्तान के तमाम सूबों में बल्कि दुनिया भर में भी जो है वो इस सामान की तरसील का सिलसिला चलता है। किस तरह से जो मेल वसूल की जाती है, किस तरह उसको आगे पहुंचाया जाता है, शहरी किस तरह से सहूलियत लेते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ काउंटर्स मौजूद हैं। इन काउंटर्स के ज़रिए जो है वो यहाँ पर चीज़ें वसूल की जाती हैं, टिकट्स लगाई जाती है। दीगर ममालिक का, बैरून ममालिक का, यहाँ पे दीगर जो सूबे हैं उनके अलग अलग काउंटर्स मौजूद हैं। जिस शहर में जिस मुकाम पर आपने भेजना होता है, मुतलका काउंटर्स के ज़रिए जो है वो आप अपनी ख़त को, अपने दस्तावेज़ात को, अपनी अशिया ज़रूरिया को जो है उनको भेजते हैं। इससे अंदर किस तरह से प्रोसेस चलता है, यहाँ के जो इंचार्ज हैं सुबहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं, उनसे समझते हैं कि यहाँ पर ये निज़ाम कैसे चलता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आप खैरियत से हैं सुबह में? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या यहाँ का सिलसिला है, किस तरह से आप काम करते हैं, जो शहरी आते हैं उनको किस तरह से यहाँ पे फैसिलिटेट किया जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम जो भी कस्टमर आता है हम उसके आर्टिकल का लेटर का वज़न करते हैं। वज़न करने के बाद जो हमारे टैरिफ के मुताबिक उसके ऊपर टिकट लगती है, हम लेटर के ऊपर टिकट लगाते हैं। अगर कोई पार्सल है, पार्सल के ऊपर हम सिर्फ उससे पैसे चार्ज करते हैं और उसको उसकी रसीद देते हैं और उस टिकटों को हम डिफेस करते हैं। आज के इस दौर में माजी का इसको बड़ा समझा जाता है कि माजी में पोस्ट ऑफिस होता था, किस तरह से काम करता है, मैं ज़रा फर्दर आप बताएंगे हमारे नाजरीन को जो देखने वाले हैं? जी, ये हमारे बुकिंग क्लर्क हैं। यहाँ पे आकर सबसे पहले जो कस्टमर आएगा अपना आर्टिकल देगा, लेटर देगा। लेटर देने के बाद यहाँ पे उसका वज़न किया जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे वज़न कैसे होता है। उसका वज़न किया जा रहा है एक एक पेपर का, और अगर वो डाक है उनका करके उसके वज़न के अकॉर्डिंग जितने की टिकट लगेगी वो आप लगाते हैं? बिल्कुल, जो लेटर होगा उसका वज़न करेंगे। वज़न करने के मुताबिक हमारा जो टैरिफ होगा उस टैरिफ के मुताबिक हम उसके ऊपर टिकट लगाएंगे और टिकट लगाने के बाद हम उसके बाद ये देखें जी यहाँ पे टिकट लगाई जा रही है, ये वज़न किया जा रहा है और इसके बाद ये टिकट लगाई जा रही है। अब क्योंकि ये सारे लेटर एक तरह के हैं, हमें इनके वज़न का आइडिया है पड़ा कि इसके ऊपर जितना वज़न है और उसके ऊपर हमने टिकट 20 रुपये की लगानी है। हमने इसके ऊपर 20 रुपये की टिकट लगा दी है। ये देखें ये हमारे जो बुकिंग क्लर्क हैं टिकट लगा रहे हैं। अच्छा जी, अगले हिस्से में क्या होता है? दूसरे इससे नेक्स्ट काउंटर में क्या चीज़ें देखी जाती है? टिकट लगाने के बाद हमारा जो क्लर्क है इसको डिफेस करता है। टिकट के ऊपर स्टैंप लगती है पोस्ट ऑफिस की, उसको डिफेस करना कहते हैं। ये देखें यहाँ पे हमारा क्लर्क जो है इसको डिफेस कर रहा है, ये देखें, ताकि उस टिकट को दोबारा यूज़ ना किया जा सके। इस चीज़ से बचने के लिए उसको डिफेस किया जाता है, उसके ऊपर स्टैंप लगाई जाती है जिसके ऊपर डेट भी लिखी होगी और पोस्ट ऑफिस का नाम भी लिखा होता है।
कायद की तस्वीर के साथ जो है वो यहाँ पे टिकट्स है उसके मुख्तलिफ जो है वो, ये पार्सल इतना बड़ा पड़ा हुआ है, ये गुजरांवाला शायद जाना है, इसका क्या तरीक़ाकार होता है? और जो शहरी अभी तक इन सहूलियात से मुस्तफ़ीद नहीं हुए उनको क्या बताएंगे कि वो अपने सामान जो दीगर महंगे ज़राए से बेचते हैं वो यहाँ पर किस तरह से बेचते हैं? इस वक्त पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की जितनी सर्विसेज हैं वो किसी भी कोरियर कंपनी के हवाले से सबसे सस्ती सर्विसेज यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं। ये पार्सल है, ये जा रहा है यहाँ पे उमैर भट्ट गुजरांवाला जा रहा है। इसका हम सबसे पहले वज़न करते हैं, वज़न के साथ हम इसको वॉल्यूमेट्रिक नापते भी हैं। जो भी वज़न उसमें ज़्यादा होता है उसके मुताबिक हम इसके ऊपर लिखते हैं, इसके ऊपर अमाउंट लिखते हैं। ये देखें, इसके ऊपर हमने अमाउंट भी लिखी हुई है, इसका वज़न भी हमने लिखा हुआ है। इस वज़न के मुताबिक 1965 रुपये इसके ऊपर हमने चार्ज किए हैं। और ये आर्टिकल ये बहुत ही मुनासिब और सबसे कम रेट है। 43 किलो का ये वज़न है, एक मन से ज़्यादा है और सिर्फ 1965 रुपये में जो है इसका क्योंकि हमने वॉल्यूमेट्रिक वो वेट लिया है, वॉल्यूमेट्रिक के मुताबिक की ये अमाउंट बनी है। ये देखें इसके ऊपर। अच्छा, इन सामान को किस तरह से दीगर जो है वो मुकामात पर पहुंचाया जाता है? क्या ये सिर्फ अंदरूनी ममालिक की ये सहूलत मौजूद है, दीगर ममालिक में भी आपके ज़रिए जाती है? हमारी पोस्ट ऑफिस की सर्विस तमाम दुनिया के लिए है, तमाम मुल्कों के लिए है। जहाँ से ये हमारा डिस्ट्रिक्ट मेल ऑफिस लाहौर में है, हम अपनी तमाम डाक यहाँ पे कलेक्ट जो करते हैं पोस्ट ऑफिस में जो बुक होती है, बल्कि तमाम पोस्ट ऑफिस जो लाहौर में है वो सारी डाक हमारे डिस्ट्रिक्ट मेल ऑफिस में जो कि स्टेशन पर है वहाँ पे पहुँचाई जाती है। वहाँ पे वो हर शहर से शहर के लिए साल्ट होती है, हर सिटी के लिए अलग साल्ट होती है। वहाँ से हमारी गाड़ियाँ जाती हैं, ट्रेन के ज़रिए भी भेजी जाती हैं और एरोप्लेन के ज़रिए भी हमारी यानी डाक भेजी जाती है। और जो बाहर की डाक है जो गैर मुल्क में जानी होती है वो हमारी इंटरनेशनल मेल ऑफिस में जाती है। वहाँ से वो अपने प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद दूसरे मुतल्लिका सार्फिन तक उसको पहुँचा दिया जाता है। मज़ीद सेक्शंस का बताइएगा कि वो कैसे काम करते हैं और किस तरह से लेके चले, अगले सेक्शन में क्या होता है और इस पर क्या किया जाता है, किस तरह से इनको आगे तरसील की जाती है। एक ही प्रोडक्ट आपके पास मौजूद है यहाँ पे, ये जो साहिब हैं ये क्या कर रहे हैं? ये हमारा ख़जाना ब्रांच है। तो यहाँ पे हमारी जितने भी डेली बेसिस पे कलेक्शन होती है अमाउंट की, हमारे टिकटों की, यहाँ पे उसका हिसाब किताब होता है। और डेली बेसिस पे जो भी हमारा एक पूरा सिस्टम, हमने कितनी टिकट सेल की है, कितने पार्सल किए हैं, हमने जो कुछ भी किया है, ये हम इसको सारा कंपाइल करते हैं। और यहाँ स्टैम्प्स लगाई जा रही हैं, उनको मुतल्लिका जो सेक्शन उनमें भेजे जा रहे हैं। ये जो सेक्शन है यहाँ पे सिर्फ जितनी भी डाक आती है हम उस डाक को सिर्फ छापते हैं अपनी ज़बान में, हम इसको डिफेस करते हैं। ये सारी जो डाक आई हुई है आम मेल जितनी भी मेल होगी यहाँ पे सारे इसको स्टैम्प करते हैं ताकि जो यहाँ से फिर बैग बनते हैं। बैग बनने के बाद अपनी डाक को गाड़ी में डालकर हम अपने डिस्ट्रिक्ट मेल ऑफिस को भिजवा देते हैं। बहुत सारे सार्फिन ऐसे हैं कि जो ये कहते हैं कि भाई मैं खुद से रिसीव कर लूँगा, उनके लिए क्या सिस्टम है? उनके लिए भी कुछ सेक्शन यहाँ पे मौजूद है? बिल्कुल, इसमें ये है कि हमारे यहाँ पे एक सिस्टम है, PO बॉक्स हमको बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस बॉक्स। वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें वो डाक होती है जो कि खुद से आकर पब्लिक वसूल करती है। ये हमारा सेक्शन है, यहाँ पे जो पब्लिक आती है वो डाक वसूल करती है जो खुद से आते हैं। और जो डाक हमारे पास सुबह आती है यहाँ पे हम उसको साल्ट करते हैं। साल्ट करने के बाद पोस्टमैनों को हम हैंडओवर करते हैं। और यहाँ पे ये हमारा उसका कंप्यूटर सिस्टम है पूरा, जिसके ज़रिए हम डाक तकसीम करवाते हैं अपने पोस्टमैनों के ज़रिए। यहाँ से शहरी खुद भी आके वसूल कर सकते हैं अपनी। हम उसको जो शहरी खुद से वसूल करना चाहता है उसको हम विंडो डिलीवरी बोलते हैं। विंडो डिलीवरी के लिए पब्लिक कॉल कर देती है, हमें खुद आके वसूल करते हैं। ये समटाइम कोई ऐसा आर्टिकल होता है जिसके ऊपर एड्रेस ठीक नहीं लिखा होता, फ़ोन पर लिखा होता है, हम मोबाइल पे उसको कॉल करते हैं, वो आकर खुद से वसूल कर जाते हैं, या जिसके ऊपर एड्रेस नहीं होता। अच्छा, एक लॉकर सिस्टम होता है बैंकों में जिसमें लोग अपनी बड़ी चीज़ें महफूज रखते हैं, क्या आपके पास भी ऐसा मौजूद है सिस्टम कि जिसमें कोई अपना दूसरे को नहीं, डाक अपनी किसी दूसरे को नहीं दिखाना चाहता और सिर्फ अपने पास महफूज रहे? हम उसको पोस्ट ऑफिस बॉक्स बोलते हैं, वो हमारे पास है। मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये हमारे पोस्ट ऑफिस बॉक्स हैं। अच्छा। पब्लिक हमें यहाँ से यानी इसकी फ़ीस होती है, फ़ीस इसकी जो होती है वो 500 पर ईयर होती है। यहाँ हम इसको अलाट करते हैं हर पब्लिक को। जो बंदा आता है, जो पब्लिक आती है, कस्टमर आता है, हम एक प्रोसेस करने के बाद उसको अलाट कर देते हैं। वो अपना लॉक लेकर आती है, वहाँ पे लॉक लगा देती है और जो भी डाक आती है हम इसके अंदर रख देते हैं। पब्लिक खुद आती है, इसको ओपन करती है और डाक को यहाँ से निकाल के अपने वो सिस्टम मौजूद होता है कि आपको पता होता है कि ये इस नंबर की जो भी डाक आएगी वो इसी बॉक्स में रखनी, इस तरह से? हमारे पास एक सीरीज़ चलती है, जिस कस्टमर को हम अलाट करते हैं उसका नंबर अलाट हो जाता है, तो पब्लिक को पता होता है कि मेरा नंबर क्या है।
तो उस नंबर में हम उस पर डाक रख देते हैं। वो जब वो आता है तो उठाकर अपनी डाक खोलता है, इसको लॉक करता अनलॉक करता है और डाक लेकर जाता है। तमाम प्रोसेस महफूज रहता है। कभी कोई शिकायत आती है, कभी हमारा सामान हम तक नहीं पहुंचा, हमारी चीज़ गुम हो गई, इसका भी अजाला होता है या ऐसा कोई नौबत ही नहीं पहुंचती इस मराहल में? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। हमारे पास तमाम तर डाक एहसन तरीके से हम तकसीम करते हैं और किसी तरीके से भी कोई डाक गुम होने के चांसेस नहीं होते हैं। हमारा बहुत ही बेहतरीन निज़ाम है, डाक कभी भी कोई मिसप्लेस नहीं होती है। जैसा कि इनकी जानिब से बताया जा रहा है कि यहाँ पर पूरा एक सिस्टम मौजूद है जिसके तहत वह पैगाम और दीगर जो उनके प्रॉपर यहाँ पर निज़ाम मौजूद है जिसमें शहरियों के खतूत से लेकर दीगर जो अहम चीज़ें हैं जिनकी वो पैगाम रसानी के अलावा ट्रांसपोर्ट्स भी चाहते हैं, यहाँ पे कार्गो चाहते हैं, वो तमाम तर सहूलियात यहाँ पर मौजूद होती हैं और दीगर जो है वो तमाम ज़राए ऐसे कम यहाँ पर पैसे वसूल किए जाते हैं और उसी के ज़रिए उनकी महफूज जो है वो सामान की तरसील का ये सिलसिला जारी रहता है। पोस्ट ऑफिस आज भी बरसों बाद भी अपने सिस्टम को बहाल रखे हुए है जिस पे शहरियों का एतमाद आज के जदीद दौर में भी यहाँ पर मौजूद है। ऐसा कहना है यहाँ के अफसरान का और ये भी कहा जा रहा है कि आज भी अपनी पूरी आबोताब के साथ ये महकमा मौजूद है और अपनी खिदमत जो है वो खिदमत खल करने के साथ साथ कौमी ख़जाने में भी ख़तीर रकम जो है वो जमा करवाने में मुआवन साबित होते हैं।